आज पढ़ाऊंगी फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। सबसे पहले फोर्स कवर करेंगे, उसके बाद प्रेशर। फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स कोई पुल या पुश होता है। अगर आप किसी चीज को धक्का देते हो या किसी चीज को अपनी ओर खींचते हो, दोनों को ही हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। फोर्स में हमें डायरेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जिस डायरेक्शन में, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है कोई, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने धक्का मारा और ये ऑब्जेक्ट ऐसे इधर आगे को गए, तो जिस डायरेक्शन में वो जाएगा वो ही डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन कहलाती है। क्लियर? अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गई तो ये फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गई तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। ये बिल्कुल नया है तुम्हारे लिए। वेक्टर क्वांटिटी, दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें हमें डायरेक्शन नहीं पता होती, ठीक है। जैसे किसी बॉडी का वेट, तो बॉडी का वेट अगर हम ये कह रहे हैं कि ये चीज, ये बॉडी जो है वो 10 किलो की है, तो आप ये थोड़ी पूछोगे कौन सी डायरेक्शन में, ठीक। तो अगर ऐसी चीजें हैं, ऐसी क्वांटिटीज है जिसमें हमें खाली किसकी जरूरत पड़ रही है? मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे अभी मैंने कहा 10 किलो, ठीक है, तो 10 किलो इज मैग्नीट्यूड। तो अगर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसको तो हम क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। और जिसमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है रिजल्टेंट फोर्स। जस्ट सपोज करो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट पर मैं एक फोर्स इधर से लगा रही हूं, दिस इज F1, और यहां से लगा रही हूं F2। दूसरा केस ये हो सकता है, F2, यहां से F1 भी लगा रही हूं और यहां से F2 भी लगा रही हूं। एक केस मैंने बनाया F1 और ये F2। अब देखो आपने क्या किया, इस बॉडी पर दो फोर्स लगाए, F1 और F2। अगर हमें ये कहा जाए कि इस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है टोटल मिलाकर कितना फोर्स लगा, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक ही होगी तो उसको हम ऐड कर देंगे। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर दो ही फोर्स लगाओ, आप 3, 4, 5 कितने भी लगा सकते हो। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हो और सबकी डायरेक्शन सेम है, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? सबको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप यही फोर्स एक इधर से लगा रहे हो और एक उधर से लगा रहे हो, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा? F1 माइनस F2, विच एवर इज ग्रेटर। अगर F2 बड़ा है तो F2 माइनस F1 कर देंगे, और अगर F1 बड़ा है तो F1 माइनस F2 कर देंगे। क्लियर? अगर ये दोनों के दोनों फोर्स बिल्कुल बराबर हैं, ठीक, तो दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स इज 0। लेकिन किस केस में? जब एक इधर लग रहा था और एक इधर लग रहा था, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे। सेम में तो हमें प्लस करना है, प्लस करने में कभी भी 0 नहीं आएगा। डिफरेंस में अगर दोनों फोर्स बराबर हैं तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, और रिजल्टेंट फोर्स 0 होने का मतलब है कि बॉडी हमारी कहीं भी मूव नहीं करेगी। आपने कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर से खींच रही हूँ, कोई दूसरा पर्सन उधर से खींच रहा है, और ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब ये वाला F1 और ये वाला F2 दोनों बिल्कुल बराबर है, ठीक है, और बॉडी कहीं भी मूव नहीं करेगी और रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज जो ये वाला केस मैंने बताया, इसमें देखो मैं यहाँ समझा रही हूँ दोबारा से। सपोज करो, अब वैल्यू रख देती हूँ तो आपको आसानी होगी समझने में। सपोज करो यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, और यहाँ से फोर्स हम लगा रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। ये न्यूटन ने डिस्कवर किया था, तो दैट्स वाई उनके नाम पर इसका फोर्स का यूनिट है न्यूटन, NEWTON, न्यूटन कहते हैं, ठीक है। ये फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अच्छा, यहाँ से 10 लगा रहे हैं, यहाँ से 5 लगा रहे हैं, ऑब्वियसली दोनों फोर्स बराबर नहीं है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा है, तो ये इधर को धक्का दे रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट होगी फाइनली हमारी वो उधर को खिसक जाएगी, ठीक। अगर हमारा ये वाला फोर्स ज्यादा होता, अगर उल्टा होता, यहां मैं 10 लिख दूं और यहां 5 लिख दूं, देखो ये वाला फोर्स इधर को धक्का मार रहा है और ये इधर को धक्का मार रहा है, ये वाला 5 है और ये 10 है, तो किधर को ज्यादा है? ये वाला इधर को ज्यादा है, तो हमारी ऑब्जेक्ट इधर को खिसक आएगा। क्लियर? यानी
अगर हमारे दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा और डायरेक्शन अलग अलग होगी तो हमारी ऑब्जेक्ट मूव करेगी। लेकिन अगर दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है तो हमारी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी मूव नहीं करेगी। क्लियर इतना? ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको ये मैंने समझा दिया पूरा। अब आगे देखो, यही चीज मैंने लिखी है, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? जो नेट फोर्स होता है, इसको हम नेट फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, नेट फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर लिखा है इफ टू फोर्सेज आर अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन, दो फोर्स अप्लाई करे और दोनों की सेम डायरेक्शन है, देन रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू सम ऑफ टू फोर्सेज। जो भी दो फोर्सेज लगे उनके सम के बराबर होगा। नेक्स्ट है इफ टू फोर्सेज आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किसके बराबर होगा? डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस के बराबर होगा। नेक्स्ट है इफ टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, दो फोर्स हैं बिल्कुल बराबर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 होगा। नेक्स्ट है, ये एक मेन चीज है, इसमें ये बोला गया है व्हेन टू और मोर फोर्स आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा आपने फोर्स लगाए हैं। व्हेन टू और मोर फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन अलग अलग कर दी, ये ऊपर से लग रहे हैं, ये इधर से लग रहा है और ये इधर से लग रहा है। द इफेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कह रहे हैं ये जो इस बॉडी पर हमने इतने सारे फोर्स लगाए हैं, एक्चुअली हमारी बॉडी पर फाइनली कौन सा फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा वो हम कैसे पता लगाएंगे? इन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इन सबको हम ऐड कर देंगे। अगर हम ये ऊपर वाले फोर्स हैं इनको प्लस ले रहे हैं तो ये जो नीचे वाला फोर्स है ये माइनस में माना जाएगा। अगर इधर वाला फोर्स हम प्लस ले रहे हैं तो ये वाला फोर्स माइनस माना जाएगा। सबको ऐड करके हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल हमारा कितना रिजल्टेंट हुआ और किस डायरेक्शन में होगा। अगर इधर वाला फोर्स और ज्यादा है तो इधर को खिसक जाएगी आपकी बॉडी, इधर वाला ज्यादा है तो इधर खिसक जाएगी, इधर वाला ज्यादा है तो इधर, और उधर वाला ज्यादा है तो उधर खिसक जाएगी। क्लियर? आज बताऊंगी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का क्या इफेक्ट होता है। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो तो उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी का मतलब होता है रुकी हुई, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी रुकी हुई है तो वो उसे मूव कर सकता है। और कैन चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी उसकी जो रेस्ट की पोजीशन थी उसे चेंज करके उसे मूविंग कर सकता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट है फोर्स और क्या कर सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट की फोर्स क्या कर सकता है। दूसरा है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो भी स्पीड थी आप उसे फोर्स लगाकर आप उसे रोक, अगर सपोज करो कोई एक साइकिल चल रही है और आपने हल्का सा फोर्स लगाया, सपोज आपने हल्का सा ब्रेक लगाया, तो साइकिल पूरी नहीं रुकेगी, थोड़ी स्पीड उसकी धीमी हो जाएगी और साइकिल आपकी चलती रहेगी। तो यानी आपने फोर्स लगा के क्या किया, स्पीड को चेंज कर दिया। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर आपकी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कोई बॉल दौड़ती हुई ऐसे आ रही है और आपने उस पर ऐसे हाथ लगा दिया, तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दूसरी तरफ हो जाएगी, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी आप फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। ये तीन काम हम कर रहे हैं यहाँ पर। क्या क्या कर रहे हैं? पहला स्टेशनरी है उसको मूव कर रहे हैं, दूसरा जो मूविंग है उसकी स्पीड चेंज कर रहे हैं, तीसरा हम क्या कर रहे हैं, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। और भी हम काम कर सकते हैं, उसका शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं, वो शायद आगे बताऊंगी। आगे देखो यहाँ, द स्टेट ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। अब केवल इतनी लाइन का मतलब कि स्टेट ऑफ मोशन, इतने का क्या मतलब होता है, इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रही है, उसकी जितनी भी स्पीड है या उसकी जो भी डायरेक्शन है, उन दोनों चीजों को मिलाकर हम उसे स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट इज स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। अगर आपने ये कहा कि कोई एक बॉडी है और उस बॉडी को, वो बॉडी जो है वो रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या हुआ कि वो रेस्ट में है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। जहां पर भी आपको REST रेस्ट वर्ड दिख रहा है,
दैट मीन्स कि आपका जो स्पीड है वो क्या है, वहां पर 0 है। रेस्ट मतलब रुकी हुई है, आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है। नेक्स्ट मैंने जो आपको बताया था कि फोर्स से और क्या हो सकता है, अ चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज रेफर टू एज द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, अभी मैंने बोला स्टेट ऑफ मोशन किसे कह रहे हैं, ये जो आपका स्पीड है और डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, स्टेट ऑफ मोशन कह रहे हैं। और ये जो फोर्स है ये क्या कर रहा है, ये चेंज कर सकता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट को या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन, और दोनों चीज को चेंज कर सकता है। या तो आपकी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही है, जितने स्पीड से चल रही है, सपोज करूं ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक। अगर आपने इस पे बाहर से कोई फोर्स लगा दिया तो हो सकता है कि स्पीड इसकी 40 की जगह 35 किलोमीटर रहता है। तो यानी यहां आपने क्या किया, स्पीड चेंज कर दी। और डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब है कि आपकी गाड़ी ऐसे जा रही थी और आपने उसको थोड़ा सा घुमा दिया और वो ऐसे जाने लगी, तो यानी आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और क्या काम कर सकता है फोर्स, शेप और साइज, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ये सारी चीजें हम किससे कर सकते हैं, फोर्स के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स के द्वारा हम क्या क्या कर रहे हैं, कोई रुकी हुई ऑब्जेक्ट है उसे मूव कर रहे हैं, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं या उसकी स्पीड को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर बताया कि आप शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्राइबिंग अ फोर्स। अगर एक्चुअली आपसे पूछा जाए व्हाट इज फोर्स, पूरा डेफिनेशन आ जाए, वैसे तो मैंने शुरू में ही बताया था फोर्स इज अ पुश और पुल, लेकिन और अच्छे से डिस्क्राइब करना है या कैसे फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए क्या लिखेंगे, अ फोर्स कैन बी डिस्क्राइब बाय स्टेटिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन विच इट्स एक्ट। ये मैंने बताया था आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स में दो चीजें होती हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक को मैंने बताया था मैग्नीट्यूड कहते हैं और दूसरे को हम डायरेक्शन कहते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब है जैसे मैंने बोला 5 न्यूटन, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया हमारा 5, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है वो हमारी हो गई डायरेक्शन। तो यहां पर भी यही कह रहे हैं कि अगर हमें फोर्स को डिस्क्राइब करना है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूरी होनी चाहिए। और फोर्स को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, एरो के साइन से करते हैं, ठीक है। इसमें जितनी बड़ी ये लेंथ होती है एरो की, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा है। और ये जो आपका आगे का एरो है वो हमें ये बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है। क्लियर। आज बताऊंगी टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स दो तरीके के होते हैं, एक कॉन्टेक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स को फिर हम दो तरीके का पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स दिए हुए इन्होंने दो तरीके के, और भी तरीके के होते हैं बट हम यहाँ पर दो तरीके के पढ़ेंगे, दैट इज मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ये 3 तरीके का बताया, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इससे पहले कि हम इनके बारे में पढ़ें, सबसे पहले ये बात आती है कि कॉन्टेक्ट फोर्स किसे कहते हैं। सम फोर्स एक्ट ऑन बॉडीज ओनली व्हेन दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जब हम दो बॉडीज को आपस में चिपका देते हैं या सटा के रख देते हैं तब वो अप्लाई होते हैं, यानी तभी वो फोर्स दूसरे बॉडी पर लगते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टेक्ट का मतलब हो गया कि आपने उन्हें दूर दूर रखा हुआ है तो भी वो अप्लाई हो रहे हैं, तो हम उन्हें कहते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स यहाँ बताऊंगी। अभी कॉन्टेक्ट फोर्स जो दो तरीके के बताए हैं, पहला है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर क्या होता है, इट इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के द्वारा जितना भी फोर्स, कोई भी काम आप कर रहे हो, सपोज आप कोई मेज खींच रहे हो, आप पेन से लिख रहे हो, आप चल रहे हो, ठीक है, ये सारे के सारे काम, ये सब क्या कहलाएंगे, मस्कुलर फोर्स कहलाएंगे, बिकॉज इसमें हमारी मसल्स का यूज हो रहा है। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें हमारी मसल्स फोर्स लगा रही हो, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों, इट स्लोज थिंग्स डाउन और प्रिवेंट्स फ्रॉम मूविंग। ये फ्रिक्शन में मैंने आपको बताया था, फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी को मूव करने से रोकता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो, और ये क्योंकि ये बॉडी को मूव करने से रोक रहा है, तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इन विच द बॉडी इज मूविंग। बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स। और एक बात,
फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स दोनों के दोनों कांटेक्ट फोर्स इसलिए हैं बिकॉज इसमें भी अगर आप बिना छुए, अगर आप ये चाहो कि इतनी दूर हाथ रखें और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट हिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक आप उसे छुओगे नहीं, कांटेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपका मस्कुलर फोर्स काम नहीं करेगा। सिमिलरली फॉर फ्रिक्शन फोर्स, जब तक आप कांटेक्ट में, सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आओगे, तब तक फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। इसलिए हम इन दोनों को क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। वो मैंने आपको बताया, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपके कांटेक्ट में नहीं होती फिर भी फोर्स लग रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। पहला एग्जांपल है इसका ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल जो आप डेली लाइफ में डेली ध्यान से यूज करते हो या आपके लाइफ में आता है, ये अर्थ जिस फोर्स से हर बॉडी को अपनी ओर खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक, आप कहोगे उसे ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, फोर्स का नाम ले रहे हैं इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स दिया। वैसे एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैं आपको बताती हूँ, क्लास 9th में आएगा। आपके पूरा चैप्टर का नाम ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसमें होता क्या है, आपका थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको कि सपोज करो ये दो आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास m है और इसका स्मॉल m है। दोनों का m और स्मॉल m से इसलिए डिफाइन किया गया है, दैट मीन्स दोनों का मास क्या है? अलग अलग है। ठीक, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ये वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। हर कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग। ठीक है, मैं बैठी हूँ, मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रही हूँ, ये बोर्ड मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है। मेरे हाथ में मार्कर है, मैं मार्कर पे फोर्स लगा रही हूँ, मार्कर मेरे हाथ पर फोर्स लगा रहा है। हर कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं और ये जो फोर्स होता है ये बराबर होता है इन दोनों मास के प्रोडक्ट के, और इन दोनों मास के बीच में जितना डिस्टेंस है, सपोज इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है या 2 मीटर है, तो उसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। एक यहाँ पर मैंने जी लिखा हुआ है, इस जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में अगले साल आएगा। अभी केवल आपकी बुक में इतना गिवन किया हुआ है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनके बीच में भी फोर्स लगता है और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को किसी एक फोर्स से खींचती हैं, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हम अर्थ पे रहते हैं, हम अर्थ पर एक फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रही है। ठीक, अब आप कहोगे कि अगर हमने, जैसे सपोज करो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कह रही हूँ आपको ये बोर्ड है और मैं हूँ, मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, ये मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो वो हमें फील क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज जो अर्थ और आपके या मेरे बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स हम दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उससे बहुत 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 ज्यादा। ठीक है, इसलिए हमें ये हल्का वाला फोर्स महसूस नहीं हो रहा है। क्लियर? और जो अर्थ हमें जिस फोर्स से खींचती है उसे हम नाम दे देते हैं, स्पेशल नाम, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक, आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर आसमान में उछालो, थोड़ी पर्टिकुलर हाइट तक जाकर वो वापस कहाँ आ जाती है? नीचे आ जाती है। क्यों आ जाती है? बिकॉज जो अर्थ है वो उसे अपने फोर्स से, ग्रेविटी से उसे अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए वो फोर्स कहाँ आ जाती है? नीचे आ जाता है। सॉरी, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ जाती है। ठीक, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्शन का होता है, रिपल्शन का नहीं होता। हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, रिपल्शन नहीं करेंगे। रिपल्शन का मतलब होता है दूर दूर जाना। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, मैंने इसके बारे में क्या खासियत बताई? पहला बताया अट्रैक्शन का फोर्स होगा, दूसरा बताया ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगा है उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। अगर मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा, मास कम है तो फोर्स कम होगा। और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है, अगर उनके बीच का डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो वो फोर्स होता है जो एक मैग्नेट के द्वारा अप्लाई किया जाता है। ये आपकी, अगर सपोज ये एक मैग्नेट है, एक इसका नॉर्थ पोल होता है, एक इसका साउथ पोल होता है। हर मैग्नेट को अगर आप सपोज यहाँ से ब्रेक कर देते हो, ये एक हिस्सा बन गया, ये दूसरा हिस्सा बन गया।
जैसे ही इस एक मैग्नेट के दो हिस्से बनेंगे, ये फिर से नॉर्थ साउथ फिर से, मतलब जितने भी पीसेस टूटेंगे उन सबके दो दो पोल बनते चले जाएंगे। तो मैग्नेट में क्या खासियत होती है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं। अगर मैग्नेट के आप ये ऑपोजिट पोल सामने लाओगे तो यहाँ फोर्स होगा अट्रैक्शन का, ठीक है। और अगर आप यहाँ भी नॉर्थ है और यहाँ भी नॉर्थ है, यहाँ भी साउथ है, यहाँ भी साउथ है, इनके बीच में अगर फोर्स देखोगे तो वो फोर्स होगा रिपल्शन का, ठीक है। रिपल्शन का मतलब होता है दूर दूर जाना, रिपल्शन का फोर्स होगा, ये होता है दूर दूर जाना, और ये होता है अट्रैक्शन का फोर्स, ठीक है। जबकि अभी मैंने बताया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्शन का होता है, उसमें रिपल्शन वाला नहीं आता। मैग्नेट वाले में दोनों आते हैं, अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। जब आपकी एक मैग्नेट होती है और इस मैग्नेट में ये खासियत होती है कि अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेती है, ठीक है। ये फील्ड जो होती है ये कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड। इसके चारों तरफ मैग्नेट का असर है, पर्टिकुलर एक जगह तक होता है, सारी जगह नहीं होगा। जितना हैवी मैग्नेट होगा उस बेसिस पर ये फील्ड क्रिएट होती है, इसे मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। और इस मैग्नेटिक फोर्स को हम केवल इस मैग्नेटिक फील्ड में ही महसूस कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट, मेटल की ऑब्जेक्ट यहाँ रखी, सपोज लोहे की कोई ऑब्जेक्ट रखी, तो ये मैग्नेट उसे अपनी ओर खींच लेगी। लेकिन अगर आपने इस फील्ड के बाहर यहाँ रखी तो उस पर कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। तो जब आपको कूड़े में से कोई लोहे की चीजें बीननी होती हैं तब हम इस फोर्स का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, एक डंडा ले लिया या सपोज कोई भी एक चीज ले ली, उसके आगे के पोर्शन में मैग्नेट लगा लिया और उसको कूड़े के ऊपर ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो हमें उसके अंदर बिल्कुल घुसने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि ये मैग्नेट का फोर्स कैसे लग जाता है, दूर से ही लग जाता है, क्योंकि ये कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। बिल्कुल पास में चिपकाने की जरूरत नहीं होती है, चिपकाओगे नहीं। मैग्नेट यहाँ रखा है, लोहा यहाँ रखा है, वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसमें भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं थी। अर्थ नीचे है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऊपर को आपने फेंकी, वो फिर भी कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, तो कांटेक्ट नहीं था, फिर भी अर्थ उसके ऊपर अपना एक फोर्स लगा रही है। मैं बैठी हूँ, ये बोर्ड है, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में फोर्स लग रहा है, तो ये सब नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तीसरा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आप लोगों ने बहुत किया हुआ है बचपन में। आप क्या करते हो, अपने सर पे ऐसे कंघा घुमाते हो और नीचे कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स रखते हो और उसके ऊपर लेके जाते हो, तो वो कागज अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, जो नीचे कागज के पीसेस थे, जो आपका कॉम था, उन दोनों को छुआया नहीं, कांटेक्ट में नहीं लाए, उसके बावजूद भी वो फोर्स अप्लाई हुआ, इसलिए हम इसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है, एक्चुअली जब आप कॉम को अपने सर पर, अपने बालों पर फिराते हो, तो आपकी बॉडी में से, आपके बालों में से कुछ चार्ज, हमारी बॉडी एक्चुअली प्लस और माइनस इन दोनों चार्ज से मिलकर बनी है। तो जब हम कंघे को अपने बालों पर फिराते हैं तो हमारे बालों में से कुछ एक चार्ज, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, वो निकल के कॉम पे चला जाता है, ठीक है। इस कॉम पे चला जाएगा, सपोज इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो जो ये यहाँ अपने कागज के टुकड़े लिखे हैं, ये कागज के टुकड़े भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से बनते हैं। ये नेगेटिव है तो यहाँ पर अपने आप जितने इस कागज के पॉजिटिव है वो ऊपर आ जाएंगे, जितने इस कागज के नेगेटिव है वो नीचे रह जाएंगे। और जैसे ही ये अलग अलग होंगे वैसे ही ये कागज उस कॉम पे जाकर चिपक जाएंगे। क्लियर इतना? आज बताऊंगी प्रेशर, ठीक है। प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स अगर सपोज आपके पास कोई ये एक एरिया है, ठीक, इस एरिया का ये वाली साइड भी हमने बांध लिया और ये वाली साइड भी बांध लिया, तो इस पूरे पोर्शन का एरिया कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर हो गया। इस इतने पोर्शन पर हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक। अब आप कहोगे कि जरूरी नहीं है हमारी साइड इतनी ही हो। सपोज करो आपके पास खूब बड़ा एरिया है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया है, इस पर आपने फोर्स लगाया और सपोज करो आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया इस पूरे एरिया पर, ठीक है। और ये एरिया सपोज था 4 मीटर स्क्वायर,
ठीक। तो लेकिन जो प्रेशर होगा, प्रेशर हम कैसे नापते हैं, केवल 1 मीटर स्क्वायर पर जितना फोर्स लगेगा उसे हम खाली प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो 4 मीटर स्क्वायर पर कितना लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना प्रेशर लगेगा, 5 न्यूटन लगेगा। तो इस 5 न्यूटन को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। लेकिन इसकी जो यूनिट होगी वो खाली न्यूटन नहीं होगी, क्योंकि फोर्स की न्यूटन, फोर्स को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। तो फोर्स की यूनिट हुई न्यूटन, और नीचे हम ले रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो उसका एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसकी प्रेशर की पूरे की यूनिट ऐसा यूनिट हुई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको ये याद रखना है कि जो फोर्स है वो न्यूटन में ही होना चाहिए, और जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में ही होना चाहिए। अगर हम मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा, कोई और यूनिट लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा। हमें ये याद रखना है कि जो एरिया है वो हमारा मीटर स्क्वायर में ही होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर कैसे निकलेगा, फोर्स अपॉन एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट। जितने एरिया पर आपका फोर्स एक्ट कर रहा है वो पूरा एरिया लिख दो। देखो P बराबर हो गया, अभी मैंने आपको बताया 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और कितने पर लग रहा है, 4 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है। 20 से ये कैंसिल हो गया, आंसर आया 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट है, लेकिन जनरली या कॉमनली हम इसे पास्कल बोलते हैं। ठीक है, अब इसे पास्कल क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो हमें फॉर्मूला दिया था ये एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेलास पास्कल, BLAISE, बेलाइस पास्कल उनका नाम था। तो उनके नाम पर ही हमने इसकी यूनिट रख दी, दैट इज पास्कल। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रेशर है ये फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होता है। दैट मीन्स ये जो प्रेशर है ये किन दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, इन दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो फोर्स पर और एक एरिया पर। किसी किसी बुक में आपको ऐसे भी लिख के दिखाई देगा, F अपॉन A मीन्स एरिया। यानी ये जो प्रेशर है वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स पर और एक एरिया पर। फोर्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अगर फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। एरिया अगर हमारा कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर हमारा कम होगा। ठीक है, यही दो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इफ द इफेक्ट दैट अ फोर्स प्रोड्यूसेस ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। किसी भी चीज पर फोर्स का कितना इफेक्ट पड़ रहा है ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब होता है फोर्स कितना है। ठीक है, दूसरा है एरिया ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड, वो एरिया जिस पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। इन दो बातों पे डिपेंड करेगा कौन, प्रेशर। ठीक है, फोर्स पर और एरिया पर। फोर्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, फोर्स कम तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। ठीक, अब इसी का एग्जाम्पल जो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि एरिया आपने कम किया तो आपका जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लगेगा। कैसे लगेगा, सपोज करो आपके पास एक बहुत शार्प नाइफ है। इफ द नाइफ हैज अ शार्प एज देन द कॉन्टेक्ट एरिया इज स्मॉल। सपोज करो आपका नाइफ ऐसा है, ठीक है, इसका ये जो काटने वाला पोर्शन है ये इतना पतला है, या आप ऐसे ले लें यहाँ पर, ये वाला, ये हमने नाइफ लिया, इस जगह से आप उसे काट रहे हो, ये वाला बहुत ही पतला है। अगर ये पतला है, सपोज आप इस ऑब्जेक्ट को काट रहे हो, तो जब ये चाकू इस ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो इसका जो कांटेक्ट एरिया होगा वो बहुत ही थोड़ा सा आएगा। एरिया कम हुआ तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। हल्का सा दबाओगे बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, ऑब्जेक्ट आपकी फटाफट कट जाएगी। इसी जगह सपोज करो ये जो हमारा चाकू है, अगर इसका ये जो नीचे का जहां से आप काट रहे हो, ये सपोज बहुत ही ब्लंट चाकू है, इतना मोटा है आगे से, तो क्या होगा, कांटेक्ट एरिया क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया।
कांटेक्ट एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या लगेगा, बहुत ही कम लगेगा। प्रेशर कम लगेगा तो आप यूं करके लगाते रहोगे, वो प्रेशर लग ही नहीं रहा, तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो नहीं कटेगा। ये क्वेश्चन पेपर में 100% पूछा जाता है कि अगर आपके पास शार्प नाइफ है तो उससे हमारी ऑब्जेक्ट जल्दी क्यों कट जाती है और ब्लंट नाइफ से हमारी ऑब्जेक्ट जल्दी क्यों नहीं कटती है। तो केवल इतना ही आपको लिखना है, जो नाइफ हमारा शार्प है उसमें जो कांटेक्ट एरिया है वो स्मॉल है, और क्योंकि कांटेक्ट एरिया स्मॉल है इसलिए हमें बहुत ही थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा उस किसी भी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए। इसी का और एप्लीकेशन दिए हैं आपको जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। पहला दिया है, अ कैमल इज एबल टू मूव फास्ट ऑन सैंड देन यू। कोई भी कैमल, ऊंट है, अगर वो रेत पर चल रहा है तो वो फटाफट दौड़ जाएगा, जबकि मैं आपको कहूं कि आप दौड़ के दिखाओ रेत पे तो आप नहीं दौड़ पाओगे। जैसे ही आप दौड़ना चाहोगे आपका पैर रेत में धंस जाएगा। ठीक है, कैमल का क्यों नहीं धंसता? बिकॉज कैमल का जो पैर होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है और ब्रॉड होता है। ठीक है, फ्लैट और ब्रॉड होने की वजह से जो उसका कांटेक्ट एरिया है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। बिल्कुल ऐसा है, और जमीन ऐसी है, बिल्कुल इस पे पूरा चिपक गया, तो एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया। ऊंट का प्रेशर कम लग रहा है, ऊंट का प्रेशर कम लग रहा है तो वो नीचे धंस नहीं रहा है, वो ऐसे ऐसे भागे जा रहा है। इसका उल्टा अगर मैं आपको कहूं कि आप दौड़ो तो आपके जो पैर होता है उसकी शेप इस तरीके की होती है, फ्लैट है ये और ये आपकी शेप है इस तरीके की। तो केवल ये वाला एरिया कांटेक्ट में आ रहा है और ये वाला एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट हो गया कम, तो आपकी बॉडी का प्रेशर जमीन पे ज्यादा लग रहा है। तो जैसे ही आप पैर रख रहे हो आपका पैर रेत के अंदर घुस जाता है, तो आपको चलने में दिक्कत होती है, जबकि कैमल फटाफट चल लेता है। एक और एग्जाम्पल है, जो आपने बड़े बड़े ट्रक्स देखे होंगे, उन ट्रक्स में आप देखते हो खूब बड़े बड़े टायर होते हैं और चौड़े चौड़े टायर होते हैं, और किसी किसी ट्रक में जो बहुत बड़ा ट्रक होता है उसमें 4 की जगह 8 टायर या 6 टायर्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सेम रीजन, जितने ज्यादा ट्रक के टायर होंगे उतना कांटेक्ट ऑफ एरिया ज्यादा होगा, जितना कांटेक्ट ऑफ एरिया ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम लगेगा, और जितना प्रेशर कम लगेगा उतनी जल्दी ट्रक दौड़ेगा, फटाफट भाग जाएगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हैवी टैंक्स हैव ब्रॉड चेन्स कॉल्ड कैटरपिलर ट्रैक्स। इसका बता रही हूँ, हैवी टैंक्स है, आप लोगों ने वो देखे होंगे जैसे जो मिलिट्री की तोप्स होती हैं, ठीक है, मिलिट्री टैंक जो होते हैं, उन टैंक्स में पहिए के साथ में एक पूरी की पूरी चेन होती है, बेल्ट होती है। ठीक है, कभी ध्यान दिया होगा आपने, इस तरीके का होता है आपके, ये आपके पहिए हैं और इन पहियों के ऊपर पूरी ऐसी बेल्ट होती है। ठीक है, और जैसे जैसे पहिए मूव करते हैं वो बेल्ट मूव करती है सारी की सारी। तो ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों दिया जाता है? बिकॉज ये वाले जो टैंक होते हैं ये बहुत भारी होते हैं। ठीक है, अगर भारी बहुत ज्यादा है तो इनका प्रेशर उस पे जमीन पे बहुत ज्यादा पड़ेगा, और इतना ज्यादा पड़ेगा कि ये अगर सपोज बहुत ही सॉफ्ट जमीन हुई या दलदल सी जमीन हुई तो वो उसी के अंदर ही घुस जाएंगे। ठीक है, तो वो उसके अंदर ना घुसे उसके लिए उनके ऊपर ऐसी एक बेल्ट होती है। ये बेल्ट क्या करती है, इन सबका मिला के सबका प्रेशर क्या कर लिया, इन सबके प्रेशर को जोड़ लिया। ठीक है, और धंसने के लिए धंसना होगा तो इस पूरे पार्ट को धंसना होगा। अगर पहिए अकेले अकेले होंगे तो केवल इतना पोर्शन धंस जाएगा, ये नहीं भी धंसा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं तो सारे के सारे एक साथ नहीं धंस पाएंगे। इसीलिए जो हैवी टैंक्स होते हैं उनमें ऐसी बेल्ट होती है मूव करने के लिए। लास्ट है, इट इज इजी टू हैमर अ शार्प नेल इनटू वुड देन अ ब्लंट वन। अगर आपके पास कोई नेल है, नेल यानी कील, अगर कील को आपने ऐसे करके दीवार पे लगाया और आप ऐसे ठोकते हो तो जो आपकी नुकीली कील होती है वो तो फटाफट वुडन बॉक्स में घुस जाती है, जबकि जो शार्प होती है उसको घुसने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसा क्यों होता है? फिर से सेम रीजन, अगर देखो, अगर आपकी जो कील है अगर वो ऐसी है और एक ऐसी है, ठीक, ये बिल्कुल शार्प है, तो इसका कांटेक्ट एरिया दीवार से क्या है, बहुत कम है। कांटेक्ट एरिया कम, दैट मीन्स प्रेशर ज्यादा। हल्का सा भी हम इसे यूं पिंच करेंगे वो अपने आप ही धंसती चली जाएगी क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग रहा है। उसका उल्टा, अगर ऐसी ब्लंट है दैट मीन्स एरिया हो गया ज्यादा तो प्रेशर हो गया कम, और जब हम उसे लगा रहे हैं और ठोक भी रहे हैं तो क्योंकि प्रेशर कम लग रहा है तो वो दीवार के अंदर नहीं जाएगा। क्लियर हो गया इतना? आज बताऊंगी प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, यानी जितने लिक्विड्स होते हैं
वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर आपने सपोज कोई कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर आपने पानी लिया, तो वो पानी जो है उस कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यानी प्रेशर उस पर डालेगा। इसको प्रूव करने के लिए दो मैंने कंटेनर लिए। सपोज ये कंटेनर है, नीचे मैंने एक बलून लगा दिया, ठीक है। अगर इसमें हम पानी डालेंगे तो ये जो बलून होगा ये और ज्यादा स्ट्रेच होकर फूल जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो पानी है ये इसके ऊपर क्या डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है। सेम थिंग इज देयर। अगर आपने ये कंटेनर लिया और इसके अंदर पानी लिया तो ये बलून भी स्ट्रेच होकर थोड़ा सा फूल जाएगा और बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में लग रहा है। अभी यहाँ दिखाया प्रेशर नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ दिखाया प्रेशर यहाँ साइड में लग रहा है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर कर दोगे तो प्रेशर यहाँ पर भी लगेगा। वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ। अगर आपने ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर में यहाँ ब्रिम तक आपने पानी भर दिया, ठीक है। इस पूरे कंटेनर में आपने 3 जगह छेद किए, एक यहाँ और एक यहाँ। तो जो आपने सबसे ऊपर छेद किया है उसमें से जो पानी निकलेगा उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, जो उससे नीचे है उसकी स्पीड और थोड़ी ज्यादा होगी, और जो सबसे नीचे है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो यहाँ पर छेद है, इस लेयर के ऊपर जितना पानी है, केवल इतना पानी यहाँ पर प्रेशर डाल रहा है। प्रेशर कम है तो जो पानी है उसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है। जो ये दूसरा वाला छेद है यहाँ तक, यानी इतने कॉलम में जितना पानी है सारा का सारा इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। थोड़ा प्रेशर बढ़ गया तो पानी थोड़ा आगे तक गया, स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। और जो सबसे नीचे है यहाँ पर इतना पूरा कॉलम, ठीक है, इतना इसके ऊपर जो पानी है ये पूरा का पूरा इस पर प्रेशर डाल रहा है, तो यहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा है तो पानी सबसे आगे जाएगा। वाटर प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। एक क्वेश्चन आता है आपका, शो दैट वाटर प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, यानी जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ती जाएगी प्रेशर भी आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ ये एक्सपेरिमेंट आपको लिख के दिखाना है कि आपने 3 छेद किए, अलग अलग डेप्थ पे किया, आपकी डेप्थ बढ़ती गई तो प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ता चला गया। एक और क्वेश्चन आता है शो करने के लिए, शो दैट प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने पानी भर दिया और इस कंटेनर में आपने 3 जगह छेद किए, एक यहाँ और एक यहाँ पर। याद रखना है ये तीनों के तीनों छेद बराबर हाइट पर होंगे, ठीक है, सेम हाइट पर होंगे लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में। एक इधर किया, एक इधर किया, एक बीच में कर दिया। तो इसमें से जो पानी निकलेगा उन सब की स्पीड बराबर होगी। क्यों होगी? बिकॉज ये तीनों के तीनों एक ही लेवल पे है। तो इतना ये जो कॉलम है आपका ऊपर का, इस कॉलम के द्वारा तीनों पर प्रेशर लग रहा है। तो क्योंकि ये वाला कॉलम तीनों के लिए सेम है तो प्रेशर भी तीनों के लिए सेम होगा। ये एक्सपेरिमेंट आते हैं क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए, ठीक है। इसमें पूरा आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसे आप मेजर कैसे करते हो। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं प्रेशर गॉज, ठीक है। प्रेशर गॉज भी कहते हैं। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है उसे मैनोमीटर बोला जाता है। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर लिक्विड प्रेशर। किसी भी लिक्विड का अगर हमें प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है प्रेशर गॉज या उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को आप मैनोमीटर कहते हो। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। नेम द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन मेजर द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं। पूरा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में आपको पता है एयर है बहुत सारी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर एटमॉस्फेयर की एयर जितना प्रेशर डालती है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक। कह रहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इतना सारा है, जैसे मैं बैठी हूँ और मेरे चारों तरफ एयर है तो मेरे ऊपर भी प्रेशर आ रहा है एटमॉस्फेयर का, बट मुझे वो फील नहीं होता, आपको वो फील नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता? अगर सपोज करो ये कोई एक बॉटल है, ठीक है, अगर आप इस बॉटल को ऐसे हाथ में पकड़ के प्रेशर लगाओगे तो ये बॉटल क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी ना, ठीक है। प्लास्टिक की बॉटल है तो वो क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। दैट मीन्स अगर आप बाहर से प्रेशर लगा रहे हो तो ये जो बॉटल है वो क्रश हो जाएगी। ऐसे ही हमारा शरीर है, हमारा शरीर है, बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है तो हम क्रश क्यों नहीं हो रहे, ठीक। उसका रीजन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड है, ठीक है,
ये सपोज हमारी बॉडी है, ये पूरी हमारी बॉडी है। इस बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड है, ये फ्लूइड ऐसे बाहर की ओर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, ये बाहर की ओर प्रेशर लगाएगा। और जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर इस तरफ, इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, ठीक है। और ये दोनों के दोनों प्रेशर बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस नहीं होता। तो आपसे कोई रीजन पूछे कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों महसूस नहीं होता, तो रीजन इज दैट pressure exerted by the fluid in our body is equal to the atmospheric pressure acting on our body. अगर हमारी बॉडी का प्रेशर है ज्यादा और बाहर के एटमॉस्फेयर का प्रेशर है कम, तो हमें क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक। और अगर हमारी बॉडी का प्रेशर है कम और बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है, तो हमें लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से प्रेशर है वो, सॉरी, कौन कौन से फैक्टर्स है वो? पहला है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाते जाओ, वैसे वैसे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा वो देखो। सपोज करो ये समुद्र है, तो ये सी लेवल हो गया, ठीक। इसके ऊपर सपोज करो यहां तक एटमॉस्फेयर था, ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, ठीक। आप अगर यहाँ पर खड़े तो आपके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, ये जितनी भी यहाँ पर हवा है सारी, ये पूरी की पूरी आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है। लेकिन अगर आप यहाँ से उठकर थोड़ा ऊपर चले गए, तो अब आपके पास ये नीचे वाली हवा नहीं प्रेशर डालेगी। कितना डालेगी, ये जो ऊपर है आपकी, केवल ये प्रेशर डालेगी। तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर ऊपर जाते जाओगे, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो, आप यहाँ खड़े थे, यहाँ पर एयर थी खूब सारी, ठीक है, इसका टेम्परेचर था सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पर जो एयर थी उसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, सपोज 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो क्या होगा, जितनी भी एयर यहाँ पर है, टेम्परेचर अगर आप दोगे तो हवा क्या होगी, गर्म होगी। गर्म हवा कहाँ जाती है, ऊपर चली जाती है। तो ये सारी की सारी एयर कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। जब ये ऊपर जाएगी तो हमारे ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल सेम रीजन है नेक्स्ट वाला फैक्टर, दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर इतना? आज बताऊंगी एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का और लिक्विड का क्या रिलेशनशिप है, कहाँ हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करते हैं। जब हम किसी लिक्विड को इनहेल कर रहे होते हैं तो क्या क्या होता है। पहला है प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सी इज मच ग्रेटर। कह रहे हैं जो समुद्र होता है, समुद्र का जो नीचे का बिल्कुल बॉटम होता है, वहां पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कल मैंने आपको ऐसे करके बताया भी था कि जस्ट सपोज ये सी है और यहाँ पर प्रेशर आप चेक करें, एक आप यहाँ कर रहे हो, एक आप यहाँ कर रहे हो। यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो केवल इसके ऊपर जितना पानी है उससे होगा प्रेशर, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो इतने पूरे कॉलम में जितना पानी है उससे प्रेशर होगा। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा, और जो भी आपका डाइवर होता है उसको अगर इस जगह पर जाना है और स्विमिंग करनी है तो उसको एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है। उस सूट को पहनकर उसके बॉडी का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर वो स्पेशल सूट नहीं पहनेगा तो उसके बॉडी का जो प्रेशर है वो कम रह जाएगा, और बाहर का जो पानी है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और उसका जो शरीर है वो क्रश हो जाएगा। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। That's why deep sea divers have to wear special suit to prevent their bodies from being crushed. ठीक है, नेक्स्ट है a rubber sucker sticks to wall. आपने ये बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देखा होगा।
एक रबर सकर आता है, उसे आप ऐसे दीवार पे चिपका देते हो। तो आप कोई कई गेम होते हैं जिनको आप दीवार पर चिपका सकते हो, ठीक है। या आपने देखा होगा कार की जो विंडोज होती हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर का एक आप कवर चढ़ाते हो, उसमें भी आगे रबर सकर लगा होता है। वो रबर सकर क्या करता है, जब आप रबर सकर को दीवार पर ऐसे चिपकाते हो तो रबर सकर और दीवार के बीच की जो एयर है वो वहां से गायब हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये आपने रबर सकर लगाया है, इसके बीच की एयर गायब हो गई, इसके नीचे एयर नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो अभी भी इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, ठीक। लाइक दैट आप ऐसे समझो, ये है यहाँ की हवा बिल्कुल गायब हो गई, ये दीवार पे चिपक गया, यहाँ की हवा गायब हो गई, तो यहाँ से प्रेशर नहीं पड़ रहा, लेकिन ऊपर से प्रेशर अभी भी पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल उस दीवार से चिपक जाएगा, ठीक है। तो a rubber sucker sticks to wall by expelling out the air between sucker and the wall and reduces air pressure. अंदर का प्रेशर हो जाएगा कम और बाहर का प्रेशर क्योंकि अभी भी ज्यादा है तो वो सकर उस दीवार पे चिपक जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, ये आप सबने किया है, आप लोग कोई भी कोल्ड ड्रिंक होता है उसको स्ट्रॉ से पीते हो। जब आप स्ट्रॉ से पीते हो तो देखो ये स्ट्रॉ, ये आपकी कोल्ड ड्रिंक, ये आपका इधर मुंह, आपके मुंह ने क्या किया, यहाँ से सक किया। जैसे ही आप सक करोगे तो जितनी भी हवा पहले इसके अंदर थी वो सारी की सारी आप अपने मुंह के अंदर ले गए, तो दैट मीन्स यहाँ पर हवा खत्म हो गई। जब यहाँ हवा खत्म हो गई तो यहाँ पर एयर प्रेशर कम हो गया। एयर प्रेशर यहाँ है कम और यहाँ अभी भी बहुत ज्यादा है। इसको मैं और अच्छे से बना के दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखो, ठीक है, नीचे देख लो यहाँ पर, ठीक। ये आपका पाइप है, यहाँ आपका कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है एटमॉस्फेयर का, आपने यहाँ मुंह से सक किया तो इसके अंदर यहाँ पर जितनी भी हवा थी वो सारी आपने सक कर ली। तो क्या हुआ, जब यहाँ से हवा सक हो गई तो यहाँ का प्रेशर कम हो गया, लेकिन यहाँ का प्रेशर अभी भी उतना ही है, तो आपका जो लिक्विड है वो इधर चला जाएगा और जाते जाते आपके मुंह में चला जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन अ सिरिंज is pulled out, the space between the syringe increases, this reduces air pressure inside. कह रहे हैं अगर आपके शरीर पर जब कोई इंजेक्शन लगाया जाता है तो इंजेक्शन में क्या किया जाता है, इंजेक्शन को आप प्रेस करते हो तो उसके अंदर की जितनी भी दवा होती है वो आपकी बॉडी में आ जाती है। ये भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सेम प्रिंसिपल है आपका। नेक्स्ट है, जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो, मींस बहुत ऊंचाई पर जाते हो, पहाड़ों पर जाते हो, ठीक है। पहाड़ों पे जाते हो तो आपको पता है बाहर का एटमॉस्फेयर का एयर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एयर कम हो गई, बाहर की एयर कम हो गई, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर तो अभी भी उतना ही फ्लूइड है जितना पहले था। तो आपकी बॉडी के अंदर का प्रेशर हो गया ज्यादा और बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो गया कम। तो कभी कभार हमारी नाक में से खून निकलने लगता है। वो खून इसीलिए निकलता है बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर है ज्यादा और हमारे बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है कम। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो हमारी नोज के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल करा रही हूँ, ये न्यूमेरिकल्स हैं। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट हमें मीटर स्क्वायर ही लेनी है, ठीक है, और कुछ नहीं लेना है। अगर मीटर की जगह, मीटर स्क्वायर की जगह कुछ और यूनिट दी होगी तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को हम नाम देते हैं पास्कल का, इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं। एक एग्जांपल दिया है, अगर फोर्स है 2.5 न्यूटन और एरिया हमें दिया है 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हम क्या करेंगे, एरिया को पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। जब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स की वैल्यू 2.5 दी है, एरिया हमारा 0.005 आया, ये पुट किया, इसको सॉल्व करेंगे तो 500 पास्कल आ जाएगा। दिस इज द आंसर। एक और एग्जांपल, इसमें हमें प्रेशर गिवन है दैट इज 10 पास्कल, ठीक है। एरिया दिया है 2.5 मीटर स्क्वायर और हमें फोर्स बताना है, ठीक है। जब P बराबर F अपॉन A है तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज P इंटू A। तो हमने फॉर्मूला लिखा F इज इक्वल्स टू P इंटू A। P की वैल्यू 10 दी है, A की वैल्यू 2.5 दी है,
P हमें पास्कल में दिया है और A हमें मीटर स्क्वायर में दिया है, तो हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई किया, फोर्स हमारा किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। क्लियर?